नमस्कार, स्वागत है आपका सती हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइन से। 3 हफ्ते बाद भी अफगानिस्तान में सरकार नहीं, तालिबान में आपसी संघर्ष। रिपोर्ट का दावा, गर्भवती पुलिसकर्मी की तालिबान ने कर दी हत्या। ट्राइब्यूनल्स को लेकर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा धैर्य की परीक्षा ले रही है सरकार। आरएसएस की तालिबान से तुलना के बाद बवाल, आरएसएस के बचाव में शिवसेना। और मध्य प्रदेश के मेडिकल छात्रों को पढ़ाए जाएंगे आरएसएस के विचार, कांग्रेस हमलावर। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है अफगानिस्तान से। थोड़ी देर पहले ही सभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर यह खबर आ चुकी है कि तालिबान सरकार गठन को लेकर अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है और बहुत जल्दी सरकार का ऐलान भी हो जाएगा। उसमें यह भी बताया जा रहा है कि लोगों को निमंत्रण भी दिया गया है कि जब सरकार गठन होगी तो कौन से देश उनकी उस सेरेमनी में शामिल होंगे। उसमें टर्की का नाम है, कतर, रशिया, चाइना और ईरान, ये वो देश हैं जो कि निमंत्रण जिनको जाएंगे। और तालिबान के जो प्रवक्ता हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, तो उन्होंने कहा है कि हम सब इस चीज के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक स्थिर सरकार अफगानिस्तान में बनेगी, और जो लोग अफगानिस्तान को खत्म करने में लगे हैं वो अफगानिस्तान को कभी भी अफगानिस्तान का निर्माण नहीं कर सकते। उधर ये भी खबर आ रही है कि काबुल का जो एयरपोर्ट है उसके ऑपरेशंस का काम, उसको चालू करने का काम, जो टेक्निकल टीम्स हैं कतर, टर्की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो ये 3 देश हैं, उसकी जो टेक्निकल टीम्स हैं वो काबुल एयरपोर्ट पर जितनी भी गतिविधियां हैं उनको बहाल कर देंगे। उसका टेक्निकल नो हाउ इन देशों ने कहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी मदद से जल्द काबुल एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये सवाल बार बार आ रहा है कि 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान की कमान संभाली थी और आज 3 हफ्ते से ज्यादा बीत गया है और अभी तक सरकार नहीं बन पा रही है। अभी पिछले शुक्रवार को हमने सुना था कि शायद सरकार का गठन हो जाएगा, सरकार का ऐलान हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इस बीच में हमें ये भी खबरें पता चली कि कौन सुप्रीम लीडर होगा, जिसमें हबीबुल्लाह अखुंदज़दा का नाम आ रहा था और उसके बाद मुल्ला गनी बरादर का नाम आ रहा था कि ये वो लीडर्स हैं। लेकिन अचानक से जो खबरें आई कि किस तरीके से मुल्ला बरादर वो घायल हो गए हैं, ऐसी भी खबरें आज सुबह सुबह आ रही थी कि मुल्ला बरादर को घायल कर दिया गया है। और लेकिन जो असली वजह है वो है कि मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच में कुछ अनबन चल रही है और इसी खींचातानी की वजह से सरकार के गठन में भी देर हो रही है। अब आपको बता दें कि वहां पर इस समय एक बहुत ही रोचक एंट्री हो गई है पाकिस्तान ISI के चीफ जनरल फैज हामिद की, जो कि काबुल पहुंच गए हैं। और पाकिस्तान ये बता रहा है अपने आप को कि देखिए हम ट्रबल शूटर हैं। इस समय जो सरकार गठन को लेकर जो खींचातानी है उसमें पाकिस्तान एक अहम भूमिका में नजर आ रहा है। और जो अपने आप को वो न्यूट्रल कहता था, तो कम से कम वो रहस्य खुल गया है कि पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है, बल्कि इस समय तालिबान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और उनकी मदद कर रहा है कि किस तरीके से सरकार वहां पे बनाई जाए। इसी बीच जो पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ है कमर जावेद बाजवा, उन्होंने यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक राब, उनसे भी उन्होंने इस्लामाबाद में बातचीत की है और बार बार पाकिस्तान ये कह रहा था कि देखिए अफगानिस्तान में हम एक इंक्लूसिव सरकार बनाने में मदद करेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि जो पंजशीर में जिस तरीके का रेजिस्टेंस चल रहा है, और पंजशीर ये बताया जा रहा है कि जो एक आखिरी किला था वो तालिबान ने ढा दिया है, पंजशीर अब फाइनली उनके कब्जे में आ गया है। तो इन सारी खबरों के बीच में अभी भी अखुंदज़दा के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो ये पॉलिटिकल नेगोशिएशंस हो रहे हैं पाकिस्तान की वजह से, इसकी वजह से सरकार के गठन में देर हो रही है। तो क्या पाकिस्तान एक शतरंज की बिसात की तरह वहां पर चीजें बिछाने की कोशिश कर रहा है? और अगर ऐसा कुछ है तो वाकई में भारत को डरने और चिंता करने का विषय भारत के लिए जरूर बन गया है कि अगर जो तालिबान की पूरी सरकार है उसकी हैंड होल्डिंग अगर पाकिस्तान कर रहा है, किस तरीके से पॉलिटिकल सेटलमेंट्स होंगे, किसको क्या मिलेगा,
उन सारी खबरों के बीच वाकई में भारत के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच में जो रार चल रही है वो इसीलिए है क्योंकि जो हक्कानी नेटवर्क है, जो अनास हक्कानी है, वो माने जाते हैं कि वो प्रो पाकिस्तान है और पाकिस्तान चाहता है कि उनके जो बताए हुए जो लीडर्स हैं उनके हाथ में सत्ता सौंपी जाए। और उधर मुल्ला बरादर का जो कैंप है वो कुछ चाहता है। तो इन चीजों को लेकर जो एक तकरार बना हुआ है उसमें अब पाकिस्तान एक अहम भूमिका में नजर आ रहा है। लेकिन अब भारत ऐसे सूरत में क्या करेगा ये वाकई में चिंता का विषय है। लेकिन जो पूरी इस समय अफगानिस्तान की तस्वीर है, मैंने थोड़ी देर पहले एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत से बात की थी जो कि लिबिया, जॉर्डन और माल्टा में रह चुके हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। दूसरी खबर भी हमारी अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है और बहुत ही चौंकाने वाली भी खबर है और आपको ये खबर थोड़ा डिप्रेस भी करेगी क्योंकि एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें कि तालिबान ने बार बार इस बात को लेकर प्रॉमिस किया है कि और आश्वासन दिया है कि जो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी, उन्हें बराबरी का दर्जा मिलेगा। लेकिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिससे कि आपके मन में अफसोस जरूर होता है और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अफगानिस्तान की महिलाओं का क्या होगा। अभी जो ताजा जो चीजें सामने आई हैं उसमें ये पता चला है कि तालिबान ने एक महिला पुलिसकर्मी को उसके पति और बच्चों के सामने, वो भी गर्भवती महिला थी, उसको शूट कर दिया, उसको गोलियों से उड़ा डाला। और इस महिला का नाम था बानू निगारा और ये घोर प्रोविंस की रहने वाली थी, घोर प्रांत की रहने वाली थी। और ये बताया जा रहा है कि उसको उसके पति और बच्चों के सामने मारा गया। और इस बात 6 महीने की प्रेगनेंसी थी, यानी कि 6 महीने वो प्रेग्नेंट थी और उसको शूट कर दिया गया उसके बच्चे और उसके हस्बैंड के सामने। और बिलाल सरवरी जो कि अफगानिस्तान के बहुत जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने इस बात को ट्वीट किया है। लेकिन इस खबर से तालिबान ने इनकार किया है और तालिबान ने ये कहा है कि देखिए कुछ फैमिली की आपसी दुश्मनी होगी, उसमें वो मारी गई। हालांकि जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने बीबीसी को ये बताया है कि तालिबान ने बहुत बुरी तरह से उस महिला को पीटा था और फिर जाकर उसको शूट किया। लेकिन इस तरीके की खबरें आए दिन अक्सर सुनाई पड़ रही हैं, इसके बावजूद कि तालिबान प्रॉमिस कर रहा है, आश्वासन दे रहा है कि नहीं महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। अभी थोड़े ही दिन पहले हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल राइट्स एक्टिविस्ट हैं नरगिस सदात, उनको बुरी तरह से मारा गया था। उसके पहले आपने देखा था कि हेरात प्रोविंस में किस तरीके से महिलाओं ने बुर्का पहनकर और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया था कि उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो तालिबान की जो ये चीजें सामने आ रही हैं ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जिस इस्लामिक नेटवर्क का आश्वासन, फ्रेमवर्क का आश्वासन जिस तरीके से तालिबान दे रहा है, तो क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित होंगी? आखिर अगर बानू निगारा को आज मारा गया तो उन्हें क्यों मारा गया? और वो महिला पुलिसकर्मी थी। उसी तरीके से आपने देखा है कि महिला जो जजेस हैं वो छोड़ छोड़कर देश भाग रही हैं, पॉलिटिकल राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनको पीटा जा रहा है। यानी कि जो महिलाएं हैं, अगर वो मुंह खोलने वाली महिलाएं हैं, विरोध करने वाली महिलाएं हैं, उनको तालिबान नहीं पसंद कर रहा है। तो क्या यही है इस्लामिक फ्रेमवर्क जिसके तहत महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा? तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं का भविष्य वाकई में चिंताजनक है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर महिलाएं कैसे रहेंगी अफगानिस्तान में, और खासकर उस पीढ़ी की महिला जिन्हें पिछले 20 साल से लोकतंत्र का स्वाद चख लिया हो, एक इंडिपेंडेंस का स्वाद चख लिया हो। तो आखिर तालिबान के इस शरीयत लॉ के नीचे वो कैसे रहेंगी, कैसे जिंदा रहेंगी? ये सारे बड़े सवाल हैं। इस पर आपका फीडबैक चाहिए, मैं आगे चलती हूँ। अब आइए, अब हमारी अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बड़ी कड़ी फटकार लगाई है, ये कहते हुए कि जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं उनमें इतनी सारी पोस्ट्स खाली क्यों पड़ी हैं और उन पोस्ट को क्यों नहीं भरा जा रहा है। अब आपको बता दें कि 250 पोस्ट ट्राइब्यूनल में खाली हैं। कौन कौन से ट्राइब्यूनल्स हैं? एनसीएलटी, डीआरटी, टीडीसैट और टी जैसे जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं वो उनमें 250 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनको भर नहीं रही है। तो जो जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की जो बेंच थी, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 3 ऑप्शंस कन्वे किए हैं कि अगर आप ये चीज नहीं करते तो कोर्ट के पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। 3 ऑप्शंस ये हैं कि या तो हम उस लेजिस्लेशन पर स्टे लगा दें। ये कौन सा लेजिस्लेशन है?
ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 जिसको अभी हाल में ही पास किया गया था, उसमें पार्लियामेंट ने कोई डिबेट नहीं की। उसके कई प्रोविजंस को लेकर मतभेद है क्योंकि उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और आज भी कई प्लीज फाइल हुई हैं उनके कुछ प्रोविजंस पर। तो उसको लेकर कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि या तो हम इस लेजिस्लेशन को बिल्कुल इस पर स्टे लगा दें, यानी कि इसको इंप्लीमेंट ही ना किया जाए। दूसरा ये कि ट्राइब्यूनल्स को बंद कर दिया जाए और हाई कोर्ट्स को पावर्स दे दी जाए। और तीसरा ऑप्शन ये कहा है कि या तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद इन ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट करे। और सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा झल्ला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बिल्कुल ये बोला कि आपने उन प्रोविजंस को लाने की कोशिश की है जिसको कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है, यानी कि कोर्ट्स का आप सम्मान करना नहीं जानते, जजमेंट्स का सम्मान करना नहीं जानते और अब हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। इस बात को जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है और ये बोला है कि सवाल पूछते हुए कि कितने लोग अपॉइंट हुए हैं, अपॉइंटमेंट में देरी क्यों हो रही है और कोर्ट इससे बहुत ज्यादा परेशान है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 10 दिन बाद इसकी सुनवाई होगी और उम्मीद है कि कोर्ट इन पोस्ट्स को भर लेगा तब तक। और जयराम रमेश जैसे कई नेता हैं जिन्होंने प्रोविजंस जो प्लीज हैं उनको फाइल किया है कि जो इनके प्रोविजंस हैं ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के, उस पर कोई बहस नहीं हुई है, कोई डिबेट नहीं हुआ है और उसको पास कर दिया गया है। और साथ में जस्टिस एनवी रमन्ना ने ये कहा कि हम एक कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं सरकार से, हम वाकई में खुश हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ था और हम उम्मीद करेंगे कि ट्राइब्यूनल्स में भी अपॉइंटमेंट किया जाए। तो बिल्कुल साफ है कि ट्राइब्यूनल्स यानी कि जो एक जस्टिस सिस्टम की जो एक प्रक्रिया है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर देख लीजिए, हाई कोर्ट के लेवल पर देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देख लीजिए, ट्राइब्यूनल्स में देख लीजिए, पोस्टें खाली पड़ी हैं लेकिन सरकार उस पर सुध नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट पे अभी जजेस के अपॉइंटमेंट हो गए हैं, हाई कोर्ट को लेकर अभी भी एक मतभेद है और अब ट्राइब्यूनल्स का मैटर भी सामने आ गया है कि किस तरीके से ट्राइब्यूनल्स में भी पोस्ट खाली हैं और सरकार इस पर सुध नहीं ले रही है। तो क्या वाकई में सरकार चाहती नहीं कि लोगों के साथ न्याय हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल्स के लेवल पर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लेवल पर हो या फिर हाई कोर्ट्स के लेवल पर? सरकार पोस्ट क्यों नहीं भरना चाहती? सरकार रेंगती हुई क्यों नजर आ रही है जहां पर एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बारी आती है? और जाहिर सी बात है कि अगर ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे, वहां पे पोस्ट्स नहीं होंगी जुडिशियल ऑफिसर्स की या फिर जजेस की, तो ट्राइब्यूनल्स में जो मैटर्स जा रहे हैं, जितने भी केसेस जा रहे हैं, वो कैसे सुलझेंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इन पोस्ट को केंद्र सरकार भरती है या नहीं भरती। उसको 10 दिन का टाइम दिया गया है और नोटिस भी इशू हुआ है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। अगली खबर हमारी जुड़ी हुई है जाने माने लिरिसिस्ट और प्ले राइट जावेद अख्तर से जुड़ी हुई। अभी हाल में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल है उनका समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबानी है। और उन्होंने ये भी कहा कि चाइना और पाकिस्तान अगर तालिबान का समर्थन करते हैं तो ये वो देश हैं जहां पर मानवाधिकारों को और लोकतांत्रिक अधिकारों का वहां पर सम्मान नहीं होता है। इसलिए जो लोग वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करते हैं तो वो भी तालिबान से कम नहीं है। इस वक्तव्य के बाद इतना बवाल मच गया है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है जावेद अख्तर के घर के सामने और शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, आज शिवसेना इसमें बचाव में आकर इसमें कूद पड़ी है और उसने ये कहा है कि ये तुलना सही नहीं है कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल तालिबानी है। और शिवसेना ने अपने मुखपत्र में ये कहा है कि अगर आरएसएस तालिबानी होता तो फिर 3 तलाक का जो कानून है वो नहीं पास हो सकता था और जो ज्यादातर जो मेजॉरिटी हिंदूज हैं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश ना किया जाए। जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं उनकी अवधारणा ठीक है, ऐसा मुखपत्र सामना में लिखा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो तालिबानी मानसिकता को लेकर एक नैरेटिव शुरू हुआ है वो कुछ बातों का संकेत है कि जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं उनके बीच की एक खाई नजर आ रही है कि जो लिबरल मुस्लिम्स हैं वो इस बात को बोल रहे हैं कि जो एक बर्बर मानसिकता है उससे दूर हटना होगा और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं वो अभी
खुलकर इस पर नहीं बोल रहे हैं, वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी ये भी एक आधार बन गया है अभी भारत के समाज को बांटने का, कि जो तालिबान के साथ है और जो तालिबान के साथ नहीं है। और ये एक नई लड़ाई छिड़ रही है कि ऑर्थोडॉक्स और प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स के बीच में। लेकिन इस बीच में जब मुखपत्र सामना में ये बातें सामने नजर आई हैं, उसको लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं राम कदम, तो उन्होंने कहा कि जलेबी की तरह गोलमोल बातें शिवसेना कर रही है और जावेद अख्तर का बयान गलत है। और राम कदम ने यह भी कहा कि हमने शिकायतें भी की थी, लेकिन जावेद अख्तर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। तो जावेद अख्तर के इस तालिबानी बयान को लेकर काफी शोर मच रहा है। बीजेपी जाहिर सी बात है कि इसको लेकर विरोध कर रही है कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को तालिबानी कैसे कहा जा रहा है। लेकिन एक नया नैरेटिव शुरू हो गया है और तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद ये जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो बिल्कुल जो ऑर्थोडॉक्स फोर्सेस हैं, उनको कितना बल मिल रहा है। और जो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो रेडिकलिज्म है वो बढ़ सकता है, कट्टरपंथी सोच बढ़ सकती है, ये उसका नमूना है कि जो कट्टरपंथी और जो लिबरल्स के बीच में जो एक नैरेटिव है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो आम जिंदगी में हो या फिर सामाजिक बातचीत की शैली में हो, ये जो चीजें हैं ये सामने निकल कर आ रही हैं। जावेद अख्तर ने क्या कहा था, क्या वो गलत था या सही था, इसी को लेकर अब बवाल मच गया है और एक बड़ी लड़ाई इस पर छिड़ी हुई है। और ये सब जबकि अभी केंद्र सरकार तालिबान के ऊपर वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, लेकिन इस तालिबानी मानसिकता का, तालिबानी शासन का इम्पैक्ट आपके जो घरेलू पॉलिटिक्स पर, यानी कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उस पर कितना इम्पैक्ट करता है, ये इसका एक सीधा साधा नमूना है। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में पढ़ रहे मेडिकल के छात्रों की। जी हाँ, ये खबर आ रही है कि मेडिकल के छात्र जो मध्य प्रदेश के हैं, अब उन्हें एक फाउंडेशन कोर्स में, जो प्रिलिमिनरी फाउंडेशन कोर्स होता है, उस कोर्स में जो एथिक्स चैप्टर है, एथिक्स का जो पोर्शन है, उसमें उन्हें आरएसएस के फाउंडर्स यानी कि डॉक्टर के.बी. हेडगेवार, भारतीय जनसंघ के जो लीडर हैं दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन कोर्स है। और जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, तो उन्होंने कहा है कि इन चैप्टर्स में स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महर्षि चाणक्य, इनको पढ़ाया जाएगा। और जो एथिक्स पार्ट है उसमें इन लीडर्स के बारे में लोगों को पढ़ाया जाएगा जो वहां के छात्र हैं। अब मजे की बात यह है कि विश्वास सारंग ने एक नोटशीट भेजी है और उस डिपार्टमेंट को, और एमबीबीएस का कोर्स वैसे नॉर्मली कौन डिसाइड करता है, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है वो डिसाइड करता है। टॉपिक्स में क्या लेक्चर होंगे वो राज्य सरकारें तय करती हैं। और इसी के तहत राज्य सरकार ने ये जो फ्रीडम है ये लिया और कहा कि देखिए, हम ऐसे इस समय हेगडेवार के बारे में और जो जनसंघ के लीडर है दीनदयाल उपाध्याय और तमाम लोगों के जो आइकॉन्स हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर एक अजीब सी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस इसको लेकर बहुत ज्यादा हमलावर है और कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी की मंशा पर यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है और ये कह रही है कि अब तो हेगडेवार या फिर जो स्वामी विवेकानंद के बारे में ही क्यों पढ़ाया जाए, आप बच्चों को गोडसे के बारे में और सावरकर के बारे में पढ़ाइए और उन्हें यह भी बताइए कि कितनी बार अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी, कैसे गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा। तो इन तमाम चीजों को लेकर एक अजीब सी एक राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चल रही है। कमलनाथ ने यह भी ट्वीट किया है कि ये तो ये बीजेपी का पुराना एजेंडा है कि अपने एजेंडे को, जो भगवाकरण का जो एजेंडा है वो थोपने की कोशिश की जाती है। और खजुराहो के जो एमपी हैं उसके जवाब में विष्णुदत्त शर्मा ने ये कहा है कि बीजेपी के लिए जो आइडल है वो तो हम उनको पढ़ाएंगे ही, हमने गांधी को भी इंक्लूड किया है, लेकिन आज के गांधी को बीजेपी कैसे इंक्लूड कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने गांधी परिवार पर हमलावर होते हुए ये बात कही है। लेकिन मेडिकल के छात्रों को इस फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाने का औचित्य क्या है, उसको लेकर काफी सारी बातें हो रही हैं कि इस एथिक्स
फाउंडेशन कोर्स में, जो ये फर्स्ट ईयर का जो फाउंडेशन कोर्स है, तो मेडिकल के छात्र जो अभी तक नहीं पढ़ते थे, तो ये अब इन्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है? बड़े लीडर्स हैं, उनके बारे में पढ़ाना चाहिए, लेकिन मंशा क्या है? इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक मंशा है? अपनी विचारधारा को लोगों के बीच में पहुंचाने की मंशा है? तो ये पूरी एक विचारधारा की लड़ाई इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच में छिड़ गई है। और जो बार बार ये जो लांछन लगता था कि किस तरीके से सिलेबस का, शिक्षा का भगवाकरण शुरू किया जा रहा है, ये भी उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। लेकिन इसको साइंटिफिक आधार कैसे दिया जाएगा, ये देखना होगा जब ये कोर्स अभी इसी साल के अंत में जब रोल आउट होगा। लेकिन तब तक के लिए राजनीति का एक और मौका मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ गया है। इसके बारे में फीडबैक आपका क्या है, जरूर बताइएगा। 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।